प्रीति राठी का केस 2013 का वह केस पे जिस पर पूरा देश रोया था। आपने हैवानियत के सैकड़ों किस्से सुने होंगे, घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन 2013 की इस घटना पर पूरा देश रो पड़ा था और इस केस की सुनवाई करने वाला जज भी रो पड़ा था। और जज ने अपने शब्दों में बयान करे थे कि मैंने अपनी लाइफ में इतना खतरनाक और इतना गिरा हुआ और कोई इंसान कितनी हद तक गिर सकता है, ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनाया। दरअसल यह बात 1 मई 2013 की है। 1 मई 2013 का दिन आम लोगों के लिए तो बहुत अहम और नॉर्मल होता है, लेकिन दिल्ली के नरेला की रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन और उनकी फैमिली के लिए यह दिन बहुत खास था और बहुत स्पेशल था। परिवार और प्रीति राठी बेहद खुशियां मना रहे थे, अपार खुशियां मना रहे थे, क्योंकि 23 वर्षीय युवती दिल्ली के नरेला की रहने वाली प्रीति राठी, जिनके पिता का नाम अमर सिंह राठी है, वह एक नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट बच्ची थी, काफ़ी होशियार थी, काफ़ी टैलेंटेड थी। उनका अचानक से इंडियन नेवी के नौसेना के लिए उनका चयन हो जाता है और उनकी ड्यूटी 1 मई 2013 को मुंबई में नौसेना में होने वाली थी। उन्हें अपनी ड्यूटी के ज्वाइन करने के लिए दिल्ली से चलकर मुंबई के लिए जाना था। दरअसल 1 मई 2013 को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर मुंबई के लिए रवाना होती है और उसी ट्रेन में प्रीति राठी की फैमिली, उसके पिताजी अमर सिंह राठी, उसकी मम्मी और उसकी चाची और उसके चाचा, उसकी पूरी फैमिली उसको छोड़ने के लिए दिल्ली से मुंबई के लिए जा रही थी। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी यात्री थे। ट्रेन में इतनी घिचपिच थी कि आदमी से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, क्योंकि आजकल की लोकल ट्रेनों में सफ़र करने में आप भी जाते हो और आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ रहती है और कितनी समस्याएं जूझकर इंसान को अपना सफ़र तय करना होता है। इसी तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस मुंबई के लिए रवाना हो जाती है और प्रीति राठी, उसकी फैमिली और उसके परिवार वाले, उसके छोटे भाई बहन, उसके चाचा चाची सब एक ही जगह पर बैठे हुए थे। लेकिन पास ही की सीट में अपने मुंह से एक नकाब बांधे हुए, कपड़ा बांधे हुए और सिर पर कैप लगा हुए एक लड़का उसी सीट पर उनके बगल में ही बैठा था, जो बार बार प्रीति राठी को घूर रहा था, बार बार देख रहा था। उस पर किसी और की निगाह नहीं थी, केवल वो प्रीति राठी को देख रहा था। कभी तो वह उठकर बाथरूम की ओर जाता तो बाथरूम से कभी उठकर अपनी सीट की ओर आता। बार बार उसका यह चक्कर काटना, बार बार उसका इधर उधर घूमना, बार बार प्रीति राठी को देखना, तो उसके परिवार वालों को उस पर शक हो जाता है और उसके परिवार वाले और प्रीति राठी और उसकी फैमिली वाले सब उस लड़के से सतर्क हो जाते हैं। दरअसल हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस मुंबई पहुंच जाती है और बांद्रा स्टेशन पर रुकती है। जब वह ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर रुक जाती है तो प्रीति और उसकी फैमिली वाले सब ट्रेन से उतरकर नौसेना स्पोर्ट सेंटर के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ट्रेन से उतरकर चलने लगते हैं। प्रीति राठी अपने फैमिली वालों से थोड़ी पीछे थी और वह उसके फैमिली वाले थोड़ी आगे निकल चुके थे। तो प्रीति तेजी से चलकर अपनी फैमिली वालों को पकड़ने के लिए जब भी चलती है आगे, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जैसे ही प्रीति राठी पीछे को मुड़ती है तो उसे वही लड़का दिखाई देता है जो ट्रेन में मुंह से नकाब बांधे और सिर पर कैप ओढ़े हुए बैठा था। इतने में जैसे वो तुरंत पीछे को घूमती है तो उस लड़के के हाथ में एक डिब्बा होता है और उस डिब्बे से कोई ऐसी चीज़ उसके मुंह पर फेंक देता है, जिससे प्रीति के चेहरे पर बहुत जलन होने लगती है और धीरे धीरे वो चीज़ पूरे जिस्म पर फैल जाती है। प्रीति चिल्ला रही थी, चीख रही थी, आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। भागकर उसकी फैमिली वाले प्रीति को संभालते हैं, लेकिन कुछ छींटे आसपास के खड़े लोगों पर भी पहुंच जाते हैं और कुछ छींटे उसकी फैमिली वालों पर भी पहुंच जाते हैं। प्रीति दर्द से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, बिलख रही थी, रो रही थी। उसकी चीख को सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर जमा हो गए। जब लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं तो वह लड़का उस लड़की के ऊपर वह चीज़ फेंक कर दूर भाग ही रहा था। तभी ट्रेन से उतरे एक सलीम नाम के लड़के ने उसने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि इस लड़के ने ज़रूर उस लड़की के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ फेंकी है जिससे वह लड़की दर्द से चिल्ला रही है, बिलख रही है, रो रही है। प्रीति राठी को तुरंत वहाँ से उठाकर गुरु नानक सिटी हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती किया जाता है और कुछ लोग उस लड़के को पकड़ने के लिए उस लड़के के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन जो उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर फेंका था वो एक तेजाब और एसिड था, जिससे उस एसिड के छिट्टे आसपास के लोगों पर भी थे जो घायल हो चुके थे और उसके फैमिली वालों के ऊपर भी थे जो काफ़ी घायल हो चुके थे। सभी लोगों को मुंबई के गुरु नानक सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब भर्ती करा देते हैं उनको तो सभी का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। प्रीति सबसे ज़्यादा जो घायल थी वह प्रीति थी, क्योंकि उसका पूरा चेहरा, उसकी आंखें, उसका पूरा जिस्म तेजाब से जल गया था।
फूक गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था। प्रीति रो रही थी, बिलख रही थी, चिल्ला रही थी। तो इस केस की जब खबर जीआरपी को पड़ती है तो जीआरपी उस मुजरिम को ढूंढने की तलाश में लग जाती है। यह खबर पूरी मुंबई पुलिस को पता चल जाती है। मुंबई पुलिस भी उसको गुरु नानक सिटी हॉस्पिटल आती है और प्रीति राठी के बयानों में लेती है कि आपने उस लड़के को देखा है। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर एसिड फेंका था, उस लड़की प्रीति राठी की आंखें बंद हो चुकी थी, क्योंकि उस एसिड को फेंकने से प्रीति राठी की दोनों आंखें चली गई थी, दोनों आंखें उसकी खराब हो चुकी थी, दोनों आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टरों ने यह बात प्रीति राठी को नहीं बताई। प्रीति राठी को दिलासा दिया कि आप ठीक हो जाओगी, आप परेशान मत हो। प्रीति राठी काफ़ी रो रही थी, परिवार वाले परिजन भी रो रहे थे। परिवार वाले परिजनों की जो तबीयत थी वह नॉर्मल हो जाती है और सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर पुलिस को सारी खबर की वारदात बताते हैं। पुलिस मुजरिम की तलाश में जुट जाती है, लेकिन मुजरिम नसीम अली से छुटकर वह दूर भाग जाता है, किसी के हाथ नहीं लगता। जो 3 लड़के ट्रेन से उतरकर उस लड़के के पीछे भाग रहे थे, उन लड़कों को चकमा देकर मुजरिम भागने में फरार हो जाता है। लड़की को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि गुरु नानक सिटी हॉस्पिटल में कोई इतनी खास सुविधा नहीं थी, जो उसका इलाज नहीं चल पा रहा था। मुंबई पुलिस मुजरिम को ढूंढने की तलाश में लगी हुई थी। मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा था और इसी लिए बार बार उसे प्रीति राठी के पास पुलिस आ रही थी, उससे उसके बयान ले रही थी। लेकिन दर्द से चीख रही, चिल्ला रही और बिलख रही प्रीति राठी से ज़्यादा बयान नहीं दे पा रही थी प्रीति राठी बहुत गंभीर थी। उसका पूरा जिस्म इतना जल चुका था, इतना ख़राब हो चुका था। अगर वो अपने जिस्म को देख लेती तो वो कुछ दिन बाद ही मर जाती। लेकिन इतनी दर्दनाक हादसा होने के बाद डॉक्टरों ने प्रीति राठी को यह बात छुपाई कि उनकी आंखें चली गई हैं। फैमिली वालों ने भी यह बात उनसे छुपाई। फैमिली वाले बिलख रहे थे, रो रहे थे। जब यह बात मुंबई से पूरे दिल्ली में फैल जाती है और दिल्ली से पूरे दुनिया में फैल जाती है, उस टाइम पूरा देश रो रहा था। सब लोगों की निगाहें, सब लोगों की आंखें सिर्फ प्रीति राठी के केस पर लगी हुई थी। जहाँ तरह तरह में न्यूज़ में यह बात चल रही थी, न्यूज़ में, चर्चाओं में, पेपरों में यह बात फैली हुई थी। जहाँ तहाँ के अखबार वाले, मीडिया वाले, तरह तरह के न्यूज़ वाले प्रीति राठी को आकर परेशान कर रहे थे। लेकिन पुलिस वालों ने न्यूज़ वालों को समझाया और प्रीति राठी की तबीयत और नाजुक होती जा रही थी। अचानक में प्रीति राठी की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि प्रीति राठी दर्द से बिलखती हुई, रोती हुई, तड़पती हुई और इस दुनिया को छोड़कर वह इस संसार से चली जाती है। उसका निधन हो जाता है। ऐसी दर्दनाक मौत में परिवार बिलख रहा था, रो रहा था, परिजनों में कोहराम मचा हुआ था, आसपास के लोग रो रहे थे और पूरा मुंबई इस पर हैरान था और परेशान था। यह बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। जिस व्यक्ति को भी यह बात पता चलती है, जहाँ जहाँ तक यह बात फैल जाती है, वहाँ के लोग रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि कोई व्यक्ति इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। दरअसल यह केस दिल्ली से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि मुंबई में आकर प्रीति राठी के साथ यह केस उसकी मृत्यु के बाद ही ख़त्म होने की ओर था। तभी उसकी प्रीति राठी की छोटी बहन के पास एक पवन नाम के लड़के का फ़ोन आता है। पवन और अंकुर और उनका एक ही साथी, ये 3 लड़के थे जो प्रीति राठी के साथ पढ़ते थे। प्रीति राठी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। कुछ दिनों के बाद ही प्रीति राठी के घर के सामने एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। पुलिस उससे पूछताछ करती, उससे वार्तालाप कर सकती है। अपने बयानों में वह लड़का हिचक रहा था, बोलते हुए डर रहा था। पुलिस को उस पर शक होता है, पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। लेकिन उसको हिरासत में लेने के बाद पुलिस से उससे कुछ पूछताछ नहीं की जाती है। तो इस घटना को यह घटना क्राइम ब्रांच के पास मुंबई और दिल्ली में पहुंचती है। क्राइम ब्रांच भी इस केस की सुनवाई कर रही थी, इस केस की छानबीन कर रही थी। क्राइम ब्रांच भी इस केस में जुट जाती है, लग जाती है। तब यह घटना चल रही थी तो उस लड़के को पकड़ लिया जाता है, उस लड़के का बयान लिया जाता है। अक्सर उस लड़के का नाम अंकुर होता है और कुछ ही दिन पहले उसकी फ्रेंड ने पुलिस से अपने बयानों में बताया था कि एक अंकुर नाम के लड़के ने, जो लड़का प्रीति राठी से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति उससे शादी करना नहीं चाहती थी। उसका नेचर ठीक नहीं था, वो गलत था, जैसा भी था, लेकिन वह गलत था। तो प्रीति राठी ने उससे शादी करने को इनकार कर दिया था, क्योंकि वह आगे बढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। वो इन प्रेम के और कृष्ण के बारे में पढ़ना नहीं चाहती थी। तो उसने अपनी पढ़ाई को हासिल करते हुए एक नौकरी के लिए मुकाम हासिल किया था, जो खुशियाँ दिल्ली से हजरत निज़ामुद्दीन से गरीब रथ में चलकर मुंबई के बांद्रा के लिए अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी। तभी ये घटना उसके साथ घट जाती है
उस लड़के के बयानों में लड़के ने उससे कहा कि लड़के ने अपने बयानों को कबूल करा कि प्रीति राठी से मैं शादी करना चाहता था। उसने मुझसे सरासर इनकार कर दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसके ऊपर एसिड डालकर उसे जान से मार दिया और मैं सुकून से, क्योंकि मैं प्रीति राठी के सिवा इस दुनिया में किसी से शादी करना नहीं चाहता था। अगर इसीलिए वह खुश था लड़का, और इसलिए दुनिया में कई वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जज ने पहली बार हमारे भारत में कई वर्षों के बाद उस अंकुर को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन वह कुछ वर्षों बाद प्रीति राठी के केस ठंडा हो जाने के बाद उसकी सज़ा फांसी से उम्र कैद में परिवर्तन कर दी जाती है। और आप लोगों से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको कोई धमकी दे, या आपका पीछा कोई कर रहा हो, या आपको ट्रेन में कोई, या किसी भी ट्रैवल करते हुए किसी भी सफ़र में आपको कोई घूर रहा हो, या आपको उस पर शक हो, तो इस सूचना की घटना इस चीज़ की घटना तुरंत पुलिस को दें, या आसपास के बैठे हुए लोगों को बताएं, और आप खुद भी सतर्क हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं, ताकि आपके शरीर को या आपको कोई ठेस ना पहुंचाने पाए। आपकी आत्मा को, या आपके दिल को, या आपके शरीर को कोई हानि ना होने पाए। आप अपना पूरी तरीके से सुरक्षित होकर सतर्क हो जाएं। ऐसे लोगों की जानकारी तुरंत के पुलिस स्टेशन में दें, या पुलिस विभाग को दें, या 102 पे फ़ोन 112 नंबर पे फ़ोन करें, या 1090 पर फ़ोन करें, महिला हेल्पलाइन नंबर पर। सरकार आपकी सुनवाई को ज़रूर पूरी करेगी, क्योंकि कानून भले ही अंधा है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वे मुजरिम को छोड़ते नहीं हैं किसी भी हाल में। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि बुरे काम के बुरे नतीजे होते हैं। आप जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल आप पाओगे। किसी का दिल दुखाकर, या किसी की आत्मा को दिखाकर, या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाकर आज तक कोई इंसान सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर पाया है, और ना ही आगे कर सकता है। अगर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से, इसी प्रकार की मैं इसका आपको मतलब भी बता देता हूँ कि आप कितनी भी सच्चाई छुपा लो, वह छुप नहीं सकती। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, कागज के पेपर से कभी फूलों की खुशबू नहीं आ सकती। तो किसी की आत्मा को दिखाकर, किसी के दिल को दुखाकर, या किसी की जान को लेकर कोई भी व्यक्ति आजीवन सुखी नहीं रह सकता। सबको यही भुगत कर जाना है। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना है, किसी को परेशान करना है, या किसी का दिल दुखाना नहीं है। केवल आपको सतर्क करना है, सावधान करना है कि आप ऐसे मामलों से, ऐसी वारदातों से सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।